आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड विद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने 4 इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है। अभी और भी कुछ चीज़ें हमने स्टडी करनी है रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के चैप्टर में आती है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इश्यूज़ है, क्वेश्चंस है जो हमने एड्रेस करना होता है। तो देयर आर सर्टन बेसिक इश्यूज़ जो हमने एड्रेस करने होते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यू हैव क्लासिफिकेशन के रिलेटेड 4 बेसिक इश्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो 4 बेसिक इश्यूज़ है, इनमें सबसे पहले तो ये बात हमने याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमने क्लासेस बनानी है। वी हैव टू फ्रेम क्लासेस, और जब हम क्लासेस बनाएंगे उसके ज़रिए से हम डेटा को, ऑब्जर्वेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उससे ये होगा कि हमारे लिए डेटा की एनालिसिस आसान हो जाएगी। तो जब हम अब क्लासिफिकेशन करते हैं तो 4 इश्यूज़ हमने देखने होते हैं। नंबर 1 इशू जो है वो है कि हमने ये तय करना होता है कि हम कितने क्लासेस बनाएंगे। अब आप चाहे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कर रहे हो, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कर रहे हो, या कोई और क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि पहला जो सवाल हमारे सामने पैदा हो जाता है वो ये है कि कितने क्लासेस बनने चाहिए जो हमारा डेटा सेट होता है। तो पहला है नंबर ऑफ क्लासेस। दूसरा यह है कि हर क्लास की विड्थ कितनी होनी चाहिए या क्लास का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि बिगिनिंग और एंड जो है, जो एक क्लास का रेंज है वो कितना होना चाहिए। तीसरा इश्यू है कि क्लास लिमिट्स जो है या क्लास बाउंड्रीज जो है वो कैसे हम तय कर सकते हैं, तो ये तीसरा इश्यू है। और चौथा है फ्रीक्वेंसी, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 इश्यूज़ बेसिक इश्यूज़ है जो हमने रिजॉल्व करने होते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज हम इन 4 इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे पहले इशू के साथ कि नंबर ऑफ क्लासेस ये हम कैसे तय करते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लास। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि देयर इज़ नो साइंटिफिक रूल जिसके मुताबिक हम नंबर ऑफ क्लासेस तय करते हैं, जिसके ज़रिए से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितने क्लासेस बनाने हैं अपने डेटा के लिए, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है उनके लिए। अब देखिए, हम जनरली ये कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि रूल ऑफ थंब, यानी कि जो आम एक रिवाज है, प्रेसिडेंस है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ना हम नंबर ऑफ क्लासेस को कम रखेंगे ना ज़्यादा रखेंगे। इट शुड नेदर बी टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। तो वो चीज़ हमने याद रखनी होती है। अब जो आम जो रिवाज है या आम जो रूल ऑफ थंब है, जो आम आदत है डेटा को क्लासिफाई करने में जो हम अडॉप्ट करते हैं, वो ये है कि हम 5 से 15 क्लासेस इसके बनाएंगे, या फिर 5 से 20 क्लासेस इसके बनाएंगे। 5 से कम बनाएंगे तो वो ज़्यादा कम पड़ जाएगा, और 20 से ज़्यादा बनाएंगे तो वो भी मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा, जैसा कि अभी हम देखेंगे। अब देखिए, अगर अब हमारे सामने जो क्लासेस होंगे, अगर ये ज़्यादा जो है वो कम होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो एक ही क्लास में ज़्यादा आ जाएंगी। जब हम क्लासेस कम बनाएंगे तो जो ऑब्जर्वेशंस है उनका हुजूम हो जाएगा एक ही क्लास में, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्लासेस इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा को सही तरीके से एनालाइज कर सकें। और अगर हम अब कम ही क्लासेस बनाएंगे तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे हो जाएगी वो ये है कि जब हम मिड वैल्यू फॉर एग्जांपल निकालते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो मिडिल वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, यानी कि क्लास मार्क जो है वो हम निकालते हैं। एक क्लास मार्क जो होती है या ये जो वैल्यू होता है, ये रिप्रेजेंट करना चाहिए उन सब वैल्यूज़ को जो उस क्लास में होंगे। अभी अगर हम कम क्लासेस बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लास होगा उसका रेंज ज़्यादा होगा, उसकी विड्थ या क्लास साइज जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब हम मिडिल वैल्यू उसका निकालेंगे, क्लास मार्क उसका निकालेंगे, वो क्लास मार्क जो है वो हर किसी ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
तो जो वैल्यू अब काफ़ी ज़्यादा दूर होगा तो जाहिर सी बात है उसको वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम ज़्यादा अब क्लासेस बनाएंगे, इफ़ द नंबर ऑफ क्लासेस दैट वी मेक इट इज़ टू लार्ज, तो उस वक्त ये होगा कि जो डेटा है वो हम ज़्यादा तकसीम करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब मकसद ये होता है कि हम डेटा को समराइज़ करें। जब हम ज़्यादा क्लासेस लेंगे, उनकी तादाद हम ज़्यादा रखेंगे, तो फिर जो है डेटा उस तरीके से समराइज़ नहीं होगा। और अगर अब हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो कम होंगी, तो फिर हमारे काफ़ी सारे क्लासेस जो है उनमें इक्का दुक्का होगा जो ऑब्जर्वेशन है, या फिर किसी में कोई ऑब्जर्वेशन होगी भी नहीं, तो उसकी वजह से जो है हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो सही तरीके से समराइज होना चाहिए। वही क्लासिफिकेशन का मकसद होता है। तो द पॉइंट हियर इज़ कि हम एक जनरल रूल अडॉप्ट ये करते हैं कि हम 5 से 15 या 5 से 20 क्लासेस बनाते हैं। और जब हम क्लासेस बनाएंगे तो हमने कुछ गाइडलाइंस का यहाँ पे जो है वो फॉलो करनी होती है। जो ये गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे लिखी है, एक चीज़ हमने ये देखना होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम बनाएंगे 5 बनाएंगे या 15 बनाएंगे या 5 to 20 हम बनाएंगे, तो बीच में से कोई हम वैल्यू चूज़ करेंगे। जैसे कि हम अपना डेटा जो है उसके 10 क्लासेस बनाएंगे, तो 10 क्लासेस बनाएंगे या 15 बनाएंगे या 8 बनाएंगे, ये किस पे डिपेंडेंट है, कौन सी चीज़ ये तय करेगा कि हम कितने क्लासेस बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कितना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है तो फिर बेहतर है कि हम कम ही क्लासेस बनाएं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है या फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो जिसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से भी कल देखा था, तो अगर फ्रीक्वेंसीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो देन इट इज़ बेटर कि हम ज़्यादा क्लासेस बनाएं, और अगर फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशंस की तादाद कम है तो फिर हम कम क्लासेस बनाएंगे। तो ये पहली चीज़ है जो याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि जो डेटा हमारा होता है, अभी हम रेंज की बात यहाँ पे भी करेंगे, तो इसका स्प्रेड कितना है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इस पे भी डिपेंडेंट है कि हम कितने क्लासेस बनाएंगे। अगर रेंज बड़ा है डेटा का, तो या ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज जो हैं उनका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू है, अगर इसका रेंज काफ़ी बड़ा है तो देन वी शुड गो फॉर मोर क्लासेस। अगर रेंज छोटा है, कम रेंज है, तो देन वी शुड लुक के अगर हम कम ही क्लासेस बनाएंगे तो वो बेहतर है हमारे लिए। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चनियर की बात करते थे तो हम ये कहते थे, पर्टिकुलरली जब हम क्वेश्चनियर सर्व करने की बात करते थे, तो उस लेक्चर में हमने ये देखा कि उस टॉपिक में हमने ये देखा कि जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है उसको ये देखना होता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इसी तरह जो यहाँ पे इशू है वो ये है कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है, कौन सी क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी हमारे लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी पैदा करेगी हमारे लिए, तो उसी के मुताबिक हम डेटा को जो है हम उसके क्लासेस बनाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी जो एक्यूरेसी है, जो हम चाहते हैं टाइप ऑफ एक्यूरेसी हासिल करना, वो कितने क्लासेस से हमें हासिल होगी, तो अकॉर्डिंगली हम उतने क्लासेस यानी कि बनाएं। तो दूसरा जो इशू है वो ये है कि जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है तो वो किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हम साइज भी कह सकते हैं, हम क्लास विड्थ भी कह सकते हैं, और फिर हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा और अभी भी हम इसको देखेंगे आने वाले एग्जाम्पल में कि हमारा क्लास था वो 0 to 10 था, दूसरा 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, तो ऐसे हमने क्लासेस बनाए। तो ये जो 0 to 10 है ये क्लास का समझे कि रेंज है, और इसी को हम क्लास साइज कहते हैं, यानी कि क्लास कितना बड़ा है, इसमें कितने वैल्यूज इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, और इसी को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, इसी को हम क्लास विड्थ भी कहते हैं, और क्लास साइज भी हम इसी को जनरली कहेंगे। तो अब ये चीज़ हम कैसे तय करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी की कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है,
और फिर डेटा का रेंज क्या है, एम्ड एक्यूरेसी वगैरह क्या है, जो हमने पहले इशू में जो चीज़ें हमने स्टडी की, तो वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ क्लासेस टाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम बेसिकली अपना दूसरा इशू भी रिजॉल्व कर रहे हैं कि जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है या क्लास विड्थ है या क्लास साइज है वो कितना होना चाहिए। तो दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड और करनी है। देखिए, जब हम क्लास इंटरवल का साइज जो है वो डिसाइड करते हैं तो हम इसके लिए जो पहली चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है कि रेंज अब क्या है। रेंज है स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम रेंज कहेंगे। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इट इज आवर रेंज। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, रेंज का आपने कॉन्सेप्ट तो पहले ही स्टडी किया होगा, लेकिन जो चीज आपने यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, हमारा रेंज जो होगा एक तो है ऑब्जर्वेशंस का रेंज, यानी कि हम ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। कल हमने देखा कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम फॉर एग्जांपल जो मार्क्स है वो 0 to 50 है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं पहले जो सबसे कम मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को वो फॉर एग्जांपल 8 है, और जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं फॉर एग्जांपल वो 42 है। तो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशंस का रेंज है वो 8 to 42 है। ये प्रैक्टिकल है, ये एक्चुअल है जो हमारे पास डेटा है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना होता है। ज्यादातर हमने आइडियल रेंज आइडेंटिफाई करना होता है। आइडियल रेंज का मतलब ये है कि देखिए मार्क्स जो है वो तो 0 भी किसी के आ सकते थे, नहीं आए वो दूसरी बात है, लेकिन 0 भी किसी के आ सकते थे और 50 भी किसी के आ सकते थे। हालांकि 50 अभी मार्क्स नहीं किसी को मिले, लेकिन 50 भी मिल सकते थे किसी को मार्क्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कितना हो सकता था, हम रेंज जो है वो डिसाइड करते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा, एक तो है एक्चुअल रेंज जो ऑब्जर्वेशंस के जरिए से हमें पता चलता है, और दूसरा है आइडियल रेंज या पोटेंशियल रेंज, जो वैल्यूज हासिल हो सकते थे डिफरेंट जो एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है उनको जब हम उनका वैल्यू देखते। तो ये बात आई होप कि आपने जो है वो अंडरस्टैंड की होगी। और हम जो रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जनरली वो है आइडियल रेंज, ना कि एक्चुअल रेंज। ओके, और दूसरी चीज अब यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लास विड्थ है या इंटरवल है, क्लास साइज है, उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो पहले इसको हम डिजिग्नेट करते हैं आई से। आई मीन्स इंटरवल या क्लास साइज, और इट इज इक्वल टू आर। आर मीन्स रेंज, लेकिन अभी रेंज जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं इट इज आइडियल रेंज। ओके, तो इट इज आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब नंबर ऑफ क्लासेस हमें कहां से मिलेगा? नंबर ऑफ क्लासेस हमने यहां पे डिसाइड करना है कि हम कितने क्लासेस अपने डेटा के बनाएंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल रेंज अगर हमारा फॉर एग्जांपल अभी हम ये तस्वुर करेंगे कि जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है वो 0 to 50 है, तो फिर रेंज हमारा 0 to 50 है, तो रेंज का वैल्यू है 50 माइनस 0, तो वो 50 हुआ। और नंबर ऑफ क्लासेस जो हमने डिसाइड किया इसके हम बनाएंगे वो फॉर एग्जांपल 5 है, तो फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में 50 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 5 होगा, और 50 माइनस 5 इट विल बी इक्वल टू 10। तो ये हो सकता है। अभी अगर हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम 10 क्लासेस इसके बनाने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर हमारा है दैट इज 50 और जो डिनोमिनेटर हमारा है दैट इज हाउ मच, दैट इज इट इज 10। तो 50 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो 5 निकलेगा, यानी कि जो इंटरवल होगा क्लास विड्थ होगा, पहले केस में वो थी 10 और दूसरे केस में वो 5 बनती है। पहले केस में हमारे 5 क्लासेस बनते थे, अब दूसरे केस में हमारे 10 क्लासेस बनते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो हमने ख्याल रखना है वो ये कि क्लासेस कुछ इस तरीके से बनने चाहिए, क्लास विड्थ कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, क्लास इंटरवल कुछ ऐसे होना चाहिए था कि इट शुड बी मल्टीपल ऑफ फॉर एग्जाम्पल 5 और 10 और 15। हम जानते हैं कि जब हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है तो अगर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो 5 से, वैल्यू को डिवाइड करना हो 5 से, या वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 10 से डिवाइड करना हो, तो ये हमारे लिए आसान बन जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो एक मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल ली कि क्लास इंटरवल जो हमारा है वो 10 है, तो 10 के साथ डील करना हमारे लिए आसान होता है इन कंपैरिजन टू 12, 13 और 14। इसी तरह
जब हम क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे तो हमने उस वक्त ये भी देखना होता है कि हमारा मिड पॉइंट क्या निकलेगा। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल 11 आप जो है क्लास इंटरवल लेंगे, क्लास विड्थ जो है वो आप 11 लेंगे, तो मिड पॉइंट तो फिर 5.5 निकलेगा। अब 5.5 निकलेगा तो इसके साथ फिर डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बेहतर था कि हम 5 का वैल्यू हमें निकले एज मिड पॉइंट, क्योंकि फिर 5 के ज़रिए से फिर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और 5.5 चूँकि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के साथ डील करना हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो इशू हमने डिस्कस किया वो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और उसमें हमने यही देखा कि जो नंबर 1 इशू है वो पहले ही रिजॉल्व करता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं आइडियल रेंज को, फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंटरवल इज इक्वल टू आइडियल रेंज, जिसको आप कहेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। और हाँ, यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना होता है कि जो इंटरवल हम लेंगे वो बेहतर है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मल्टीपल ऑफ 10 हो, वो 20s पे बेस्ड हो, ताकि उसके साथ डील करना हमारे लिए आसान हो जाए। और जो मिड पॉइंट हमारा सामने आ जाएगा तो वो भी एक अगर 5 होगा, 10 होगा, तो कम से कम वो फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। हालांकि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के साथ भी डील कर सकते हैं, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड इन कंपैरिजन टू जो ये कंप्लीट वैल्यूज होते हैं, यानी कि होल नंबर्स हमारे होते हैं। चलिए अब हम और 2 इश्यूज जो रिलेटेड विद क्लासिफिकेशन है इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो तीसरा जो हमारा इशू है जो हमने स्टडी करना होता है, इट इज़ क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज। तो जब हम क्लासेस बनाते हैं 0 to 10, 10 to 20, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बाउंड्रीज हम कैसे सेट करते हैं, लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट हम कैसे तय करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो तरीका है क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज तय करने का, वो ये है कि हमने रेंज को देखना होता है। तो रेंज जो हमारा होता है वो आइडियल रेंज है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट रेंज के लिए फॉर्मूला हमारी है। अब ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अभी हमने देखा कि 0 to 50 है मार्क्स, तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगा यहाँ पे। तो ये जो स्मॉलेस्ट है इसको हम तस्वुर करते हैं कि इट इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, वो लोअर क्लास लिमिट का, सॉरी फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लोअर क्लास लिमिट और यहाँ पे छोटा मैंने 1 लिखा, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास। तो पहले क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज। अब हमने क्या करना होता है, ये हम लेंगे यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो इसको हम करेंगे ऐड क्लास इंटरवल से, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे इंटरवल प्लस करेंगे, तो लोअर क्लास लिमिट प्लस फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट प्लस इंटरवल इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे है अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो अभी अगर हम तस्वुर करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 0 to 50 है, तो 0 बन गया लोअर क्लास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और यही हमारा लोअर क्लास लिमिट बनेगा पहले क्लास के लिए। और अगर हम तस्वुर करेंगे कि हमारा इंटरवल जो है वो 10 यूनिट्स पे मुश्तमिल है, क्लास विड्थ 10 की है, तो फिर 0 + 10 हो गया 10, तो 0 बनेगा लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और 10 बनेगा अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब दूसरे क्लास की शुरुआत हम कैसे करेंगे, हम लेंगे अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उसको हम तस्वुर करते हैं कि ये है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 यहाँ पे अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, फिर यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास है। तो ये लेंगे अपर क्लास लिमिट लेंगे, बनाएंगे इसको यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, फिर लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास को हम ऐड करेंगे इंटरवल से, और ये बनेगा हमारा या क्लास विड्थ से, तो ये बनेगा हमारा अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। ओके, तो ये पहला क्लास तय हो गया, ये इसका लोअर लिमिट है, और ये फिर ये इसका लोअर लिमिट है, ये फिर इसका अपर लिमिट है। अब ये दूसरा क्लास जो है वो तय हो गया, ये इसका लोअर क्लास लिमिट है और ये इसका अपर क्लास लिमिट है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम लास्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज होगा। तो इस तरीके से हम जो है
अपने क्लास लिमिट्स जो है वो तय करते हैं। इसके बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमने और भी कुछ चीज़ें स्टडी करनी है, तो दैट विल बी इन द कमिंग क्लासेस। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझी। अब देखिए दूसरी चीज़ जो हमने करनी होती है, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है लेकिन यहाँ पे इसको मैं रिपीट करूँगा, वो ये है कि अभी हमने ये 3 चीज़ें तो तय की, अब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करना है। वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का तरीका दिखाएंगे। पहले है हमने क्लासेस लेने हैं 0 to 10, 10 to 20 और हमने 50 तक यहाँ पे लिया, 5 क्लासेस हमारे यहाँ है। फिर हमने ये देखना होता है कि ऑब्जर्वेशंस, कौन सी ऑब्जर्वेशन किस क्लास में फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे डेटा में 3 का वैल्यू है तो वो हम 0 to 10 में रखेंगे, 6 का वैल्यू है तो वो हम 0 to 10 में रखेंगे, 7 का वैल्यू है वो हम 0 to 10 में रखेंगे। इसी तरह अगर इस किस्म के वैल्यूज होंगे 11, 11, 13, 17 तो वो हम 10 to 20 में रखेंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल ली है तो यहाँ पे यही वैल्यूज होंगे इसमें। इसी तरह ये वाले वैल्यूज जो होंगे वो इसमें, ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें होंगी, ये वाली ऑब्जर्वेशन इस क्लास में आएंगी और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इस क्लास में आएंगी, जो आप देख सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे इसको हम टैली मार्क्स भी कहते हैं, ओके। तो इसको हम टैली बार्स भी कहते हैं। दोनों चीज़ें सही है। और कुछ बुक्स में जो है ये स्ट्रेट होती है, अपराइट होती है, कुछ बुक्स में ये स्लांटिंग होती है, थोड़ा टेढ़ी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये मार्क्स डालेंगे या बार्स डालेंगे तो ये 3 बन जाएंगी। यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस है तो 4 बार्स बनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर ऐसे ये यूनिट बनेगा 5 का, और फिर 2 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 तो ये 4 बनेंगी यहाँ पे, तो फिर 1 2 यहाँ पे 2 बन रहे हैं ये। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी इनकी हासिल करते हैं। तो इनको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज को अब अलग से, तो यहाँ पे एफ हम लिखेंगे। तो ये है हमारी 3 फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, इसकी 4 है, इसकी 7 है, इसकी फॉर एग्जांपल 4 है और इसकी 2 है। तो इट इज़ 7 7 7 14 14 4 18 18 एंड 2। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 पे मुश्तमिल है। तो इस तरीके से ये इशू जो हमारा है कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टैली बार्स या टैली मार्क मेथड के ज़रिए से, तो वो चीज़ भी इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है इसमें आपने ये चीज़ें समझनी थी कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बुनियादी कौन सी चीज़ें हमने तय करनी होती है इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने ये देखा कि हमने ये तय करना होता है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने होने चाहिए, हमने ये तय करना होता है कि क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए, फिर हमने ये तय करना होता है कि जो क्लास लिमिट्स है वो कैसे हम सेट करेंगे, और फाइनली हमने ये तय करना होता है कि ऑब्जर्वेशंस को हम अब फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैसे डेवलप करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे एक तरफ से क्लासेस होंगे, दूसरी तरफ से हर क्लास के लिए एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके के डेटा को जब इस तरीके से सेट किया जाता है या इसको ऐसे बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक इश्यूज हमने समझने थे रिलेटेड विद दिस क्लासिफिकेशन, 4 इश्यूज, वो आपने अच्छे से समझे होंगे। एंड आई होप कि यू विल ज्वाइन अस इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम और चीज़ें क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे।